नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपने पढ़ रहे थे पियाजे का सिद्धांत। इसका पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत। उसमें सब कुछ कर लिया था, पर उसका इतना टॉपिक रह गया था कि शिक्षा के अंदर उस सिद्धांत को किस प्रकार प्रयोग में लिया गया। भी जो सिद्धांत पियाजे ने बताया उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, कि अपने शिक्षा के अंदर उस सिद्धांत को क्यों पढ़ते हैं, क्यों आज बुक के जो साइको की बुक है उसमें जीन पियाजे को पढ़ा जाए। वो तभी पढ़ा जाएगा तो शिक्षा के लिए कुछ न कुछ उन्होंने दिया, तभी तो पढ़ पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निहितार्थ का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या योगदान है रहा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसी के साथ ये सिद्धांत क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और इसी के साथ अपने अगला सिद्धांत जो पढ़ेंगे वो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा? संरचनात्मक इतिहास पढ़ेंगे। तो अपने क्या करते हैं, पहले जीन पियाजे को कंप्लीट करते हैं। इसको करेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे किसकी बात कर लेते हैं? जीन पियाजे। इनका सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ इसका नाम ही लिखूंगा और इसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं। आज अपने इसके बारे में चर्चा, क्योंकि इसमें अवस्थाएं थी। कितनी अवस्थाएं थी? 4, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। और उसके बाद में जो इसमें कारक थे इसके अधिगम के, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अधिगम के कारक थे, वो मैं करवा चुका हूं। जैसे क्षमता थी, अभिप्रेरणा है, ठीक है। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको? अधिगम को। किसको प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आज अपने चर्चा जो करेंगे वो किस पे करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात कर लेते हैं? शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे। कहने का मतलब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इसके बारे में, जो कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान है, बच्चों के लिए किस प्रकार योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी सिद्धांत है, किसी का सिद्धांत, अगर उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। किसी ने भी कोई भी सिद्धांत दिया है मानो, तो उस सिद्धांत का कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य कोई चीज नहीं होती है। चाहे बिल्ली पर प्रयोग कर लिया, कुत्ते पर प्रयोग कर लिया, किसी पे प्रयोग कर लिया उसने, पर कहने का मतलब वो कुछ न कुछ उसके माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो आज हम किसके क्षेत्र की बात करेंगे? शिक्षा निहितार्थ की बात करेंगे, जिसमें क्या होता है कि शिक्षा में इस चीज का क्या योगदान है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ये चीजें अपने सारी कुछ पढ़ चुके हैं, बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं अब शिक्षा निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये क्या कहते हैं कि जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें शिक्षा कि ये क्या होती है, कि शिक्षा जो होती है, जीन पियाजे ने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रबल दिया गया, कि बालक के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। पहला उसने क्या दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने बताया कि जीन पियाजे को बाल केंद्रित शिक्षा प्रबल दिया था। किस पर दिया था? बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा प्रबल दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बल दिया। किस पर बल दिया? बाल केंद्रित, बालक, बालक को केंद्र में रखकर,
क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी चीज पढ़ाए, अगर आप बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाओगे, कि बालक का मतलब बालक, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित का मतलब बालक केंद्रित, अगर आप बालक को केंद्र में, कि आज जैसे बालक की आयु के अनुसार आप पढ़ाओगे, जैसे आज बच्चे की आयु 5 वर्ष है, आप उसके अनुसार अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो सही है। अगर आप अपने हिसाब से पढ़ा रहे हो, अगर क्या है, अध्यापक, किसकी बात कर लूं मैं, अध्यापक, अध्यापक अपने अनुसार पढ़ा रहा है, किसके अनुसार, अपने अनुसार, अपने अनुसार का मतलब क्या हुआ, कि उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी आयु कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपना क्या करवाना है, सिलेबस करवाना है। क्या करवाना है, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करवाना है, सिलेबस करवाना है। बात समझ में, अगर ये चीजें लेकर चलता है कि बच्चे जैसे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 10 तक गिनती लिख के दे दी, इसको लिख लाना, ये नहीं। अगर आप बच्चे को एक खेल की तरह पढ़ाएं, बच्चे को शुरुआती जो बच्चा होते हैं, जैसे पहली दूसरी में आप खेल खेल में पढ़ाओ, तो बच्चा अधिक रुचि लेगा उस चीज में। आप बालक के अनुसार पढ़ाओ, क्योंकि अपने को पता है कि बालक बालक क्या होता है, खेल के प्रति बड़ा रुझान होता है। किसके प्रति, खेल के प्रति क्या होता है, बड़ा रुझान होता है। अगर आप बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाओगे आयु के साथ, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार, तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा सीखेगा। और ज्यादा सीखेगा कब, जब उसकी क्या होगी, रुचि होगी, उसमें क्या होगी, रुचि होगी। तो बाल केंद्रित का मतलब हो गया बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाओ, न कि अध्यापक अपने अनुसार पढ़ा रहे। उस चीज के बारे में बताया। ये चीजें बताई किसने थी, सबसे पहले पियाजे ने बताई थी। किसने बताई थी, पियाजे महोदय ने बताई। बात समझ में, ये बात कहना चाहता है पहले में कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रबंध किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर पे। और उन्होंने क्या कहा शिक्षा के क्षेत्र में, क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि आत्मीकरण है, संतुलीकरण है, स्कीमा के बारे में पढ़े, नवीन शब्दों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। कि उसने बताया कि आत्मीकरण है, किसके बारे में, आत्मीकरण के बारे में। ठीक है, कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो, जो भी चीज पढ़ा रहे हो, बच्चे को पहले अंदर से समझो, उसके प्रति आप जानो कि बच्चा आपसे क्या चाह रहा है, उन चीजों को समझो पहले। उसके बाद में बच्चे को क्या करो, उसमें बारे में पढ़ाओ। चाहे संतुलीकरण है, संतुलीकरण का मतलब पता है क्या है, कि बच्चा आज परिवार से निकल के आया है। बच्चा स्कूल में आता है, कहां से आता है, परिवार से। परिवार का मतलब घर से, घर से आ गया, वो परिवार के सदस्यों को जानता है। किसको जानता है, परिवार के सदस्यों को जानता है। और उसका संतुलन किसमें बना हुआ है, परिवार के सदस्यों को, क्योंकि वो अभी परिवार के सदस्यों के सिवा किसी नहीं जानता है। किसी को जानता है क्या, नहीं जानता। अब उसके लिए जो विद्यालय है वो नई जगह है। विद्यालय क्या है, वो उसके लिए नई जगह है। अब उसमें पहले उसे संतुलन बिठाना पड़ेगा। संतुलन क्यों बिठाना पड़ेगा, कि जैसा घर का माहौल है, किसका माहौल की बात कर लेते हैं, घर के माहौल की बात कर लेते हैं पहले। किसकी बात करेंगे, घर के माहौल की अगर बात करूं, अगर उसे जो घर का माहौल है, अगर वो विद्यालय में मिलने लग जाएगा, तो बच्चा पढ़ने में अपने आप क्या लेने लग जाएगा, रुचि लेने लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कि विद्यालय में ऐसा संतुलन स्थापित करना चाहिए जिससे उसे ये महसूस ना हो कि वो घर से क्या आ गया है, विद्यालय में आ गया है। अगर वो विद्यालय जा रहा है ना, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, घर में ही हूँ। उसे ये चीज का क्या नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, स्कीमा के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। ये क्या होता है, विश्वसनीयता होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, विश्वसनीयता।
कि विश्वसनीयता क्या होती है कि कोई चीज आपने समझी, मानो किस चीज पर आपने कह दिया कि ये चीज सही है, क्या कह दिया कि ये चीज सही है, तो बालक उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि जो मैंने कह दिया वो सही है। उसे, क्योंकि उसका अभी उस चीज को पता नहीं है, उसे क्या, क्योंकि उसमें उम्र उसकी उसी हिसाब से है, उस चीजों का अभी उसे पता नहीं है। बात समझ गई? इसके बीच में ये चीजें किसने बताई थी, किसने बताई थी बताओ? जीन पियाजे ने बताई थी। आत्मीकरण है, संतुलन है, स्कीमा है। अब बात कर लेते हैं आगे, ये चीजें किसने बताई थी? जीन पियाजे ने बताई थी। आगे बात करता हूं, चाहे आत्मीकरण है, चाहे संतुलीकरण है, चाहे स्कीमा है। अब क्या है, जैसे नवीन शब्द, नवीन शब्दों, इसकी बात करूंगा मैं। नवीन शब्द, नए जो शब्द सीखते हैं, नए शब्दों का प्रयोग, नवीन शब्दों का प्रयोग। बच्चा क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या है, रोजाना कुछ ना कुछ नए शब्दों को सीखता है, कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखता है। जैसे विद्यालय में जाएगा, आज कुछ सीखा, कल कुछ सीखा, तो वो चीजें उसमें बताई गई। ये भी चीजें किसने बताई? जीन पियाजे ने बताई कि नवीन शब्दों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना गया। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना, क्या माना? महत्वपूर्ण माना, क्या माना? महत्वपूर्ण माना। यह भी योगदान किसका था? जीन पियाजे का। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कहते हैं जीन पियाजे शिक्षा के क्षेत्र कि चाहे बुद्धि है, चाहे जीव विज्ञान है, स्कीमा की भांति बताकर एक नवीन व्याख्या की कि स्कीमा जो है वो क्या है? जीव विज्ञान का एक भाग है। किसके बारे में बताया? जीव विज्ञान के बारे में एक भाग है। और ये क्या है? बुद्धि। स्कीमा किस पे डिपेंड करता है? बुद्धि के ऊपर। किस पे? बुद्धि पे। ये चीजें किसने बताई थी? इसकी जो नवीन व्याख्या की थी, क्या की? नवीन व्याख्या। ये सारी चीजें किसने बताई थी? ये सारी की सारी चीजें किसने बताई? जीन पियाजे ने बताई। किसने बताई? जीन पियाजे ने बताई। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ये चीजों, ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं आपको, ये देन किसकी है? जीन पियाजे की देन है। ये किसकी देन है? ये जीन पियाजे की देन है। अब अपने इसी के साथ ये सिद्धांत क्या होता है? संपूर्ण होता है। और जीन पियाजे क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब अपने चलेंगे एक नए सिरे पर, एक नए सिद्धांत पर, अधिगम के एक नए सिद्धांत पर। किस पे चलेंगे? एक नए सिद्धांत पर। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला है ब्रूनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रूनर के बारे में। इसका जो सिद्धांत है वो है संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत। इसके सिद्धांत का क्या नाम है? संरचनात्मक इतिहास सिद्धांत, सॉरी इतिहास नहीं, सिद्धांत। क्या नाम है? संरचनात्मक इतिहास। ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो संरचनात्मक सिद्धांत था। ठीक है, कैसा सिद्धांत? सिद्धांत का क्या नाम था? संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब देखो सबसे पहले संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जोरम जेरोम। कौन थे? जेरोम एस ब्रूनर। एस ब्रूनर, ये थे। ठीक है, जेरोम एस
ब्रूनर थे। इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी? एक पुस्तक थी, कौन सी? शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया क्या थी? शिक्षा की प्रक्रिया। ठीक है। और इनकी दो पुस्तकें और भी थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। ठीक है। एक थी द, क्या? द रिव्यू, RELV, रिव्यू नेशन सन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन। ये क्या थी? ये दोनों बुकें थी, ये तीन बुकें किसकी थी? ब्रूनर की थी। इसमें बताया क्या गया था? इसमें बताया गया था, अब देखो इसमें बताया क्या गया था, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यह पुस्तक व्यवसायिक समस्या, यह पुस्तक किसकी थी? ये थी व्यवसायिक, व्यवसायिक समस्या। किसके ऊपर बुक लिखी गई थी? व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक समस्या संबंधी, व्यवसायिक शिक्षा लिखवा, व्यवसायिक शिक्षा संबंधी समस्या, संबंधी समस्या। कि ये व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं थी उनके ऊपर क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। ये जो पुस्तकें लिखी गई थी वो किसके ऊपर लिखी गई थी? व्यवसायिक जो समस्या है, व्यवसायिक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनके ऊपर ये पुस्तकें लिखी थी। कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय संबंधी कोई चीज है, उसके ऊपर यह प्रस्तुति कि व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित, और अनेक पक्षों को रखा ब्रूनर ने। ब्रूनर ने क्या? कि ब्रूनर ने अनेक पक्षों को, अनेकों पक्षों को कि ब्रूनर ने अनेक पक्षों को सामने रखा, सामने रखा। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक जो थे ब्रूनर, उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा के अनेक पक्षों को क्या रखा? सामने या प्रस्तुत किया, और उसके विचार और परिणामों को क्या किया? प्रस्तुत किया। उनके परिणामों को प्रस्तुत किया कि इनसे क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, उनके परिणाम गिनाए। व्यवसायिक शिक्षा में अगर आप ये चीजों को अपना रहे हो तो आपको इन इन चीजों का क्या होगा? फायदा होगा। तो इसने जो पुस्तकें लिखी वो ब्रूनर ने, वो किससे संबंधित थी? व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित थी। बात समझी? ब्रूनर ने अनेक पक्ष, व्यवसायिक पक्षों के जो अनेक पक्ष थे उनके बारे में बताया और उनके परिणामों को प्रस्तुत किया कि ये किस प्रकार, अगर आप इस प्रकार कार्य करते हो तो व्यवसायिक में आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हो। ये चीजें किसने बताई थी? ब्रूनर ने बताई थी। किसमें? संरचनात्मक सिद्धांत के अंदर बताई। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि उन्होंने पुस्तकों में, ब्रूनर ने गणित पढ़ाने के लिए कुछ प्रमेयों का निर्माण किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि गणित पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या करने? कि गणित को पढ़ाने के लिए अनेक प्रमेयों का, प्रमेयों, अनेक प्रमेयों का निर्माण किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रमेयों का निर्माण किसने किया था? किया कि गणित पढ़ाने के लिए अनेक प्रमेयों का निर्माण किसने किया था? ब्रूनर महोदय ने किया था।
किसने किया था? ब्रूनर महोदय ने किया था। बात समझ में? अब देखो आगे, इसके आगे चर्चा कर लेते हैं इस सिद्धांत में। आगे अगर मैं चर्चा करूं इसके बारे में, आगे अगर कि ब्रूनर ने 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई। उन्होंने 2 प्रश्नों में, कितने प्रश्न? 2 प्रश्नों में अधिक रुचि दिखाई। वो प्रश्न कौन से थे वो भी बताऊंगा। अधिक रुचि दिखाई 2 प्रश्नों में, वो कौन से थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 2 प्रश्न बताए। कौन से? कि शिशु किस ढंग से अनुभूतियां या मानसिक रूप बताता है। कि आप शिशु है वो किस ढंग से अपनी जो अनुभूतियां हैं या मानसिक स्वरूप बताते हैं। कि किस शिशु, पहला क्या है कि शिशु बच्चा किस ढंग से किसकी बात कर लेते हैं कि शिशु किस ढंग से अपनी जो अनुभूतियां किसकी बात कर लेते हैं? अनुभूतियों की बात कर लेते हैं। कि शिशु किस ढंग से अपनी जो अनुभूतियों को मानसिक रूप बताता है। कि जो आपकी अनुभूतियां हैं, ठीक है, उसको मानसिकता कैसे, कि किस प्रकार वो अपनी चीजों को क्या करता है, जाहिर करता है। अनुभूतियों को मानसिक का मतलब मस्तिष्क से, अपना जो कहने का मतलब वो किस प्रकार आपको दर्शाता है कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए। वो रोके, जैसे माँ से क्या है कि उसे भूख लगी है तो वो क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। रूप बताता है। इसका आप उदाहरण लिखना चाहो, भूख लगने पर बच्चे का रोना। क्या करना? कि भूख लगने पर बच्चे द्वारा रोना। बात समझिए। अब क्या शेषावस्था हो, एक तो ये चीज बताई उन्होंने कि वो अपनी अनुभूति प्रस्तुत करेगा। कि शिशु किस ढंग से अनुभूति प्रस्तुत करता है, उसे क्या चाहिए। जैसे भूख लगने पर बच्चा क्या करने लग गया, रोने लग गया, तो वो अपनी अनुभूति प्रस्तुत कर दी कि उसे क्या लगी है, भूख लगी। अरे शेषावस्था है या बाल्यावस्था है। अब वो दूसरे में क्या कहता है कि चाहे तो शैशव अवस्था है और चाहे बाल्यावस्था है। शेषवावस्था, ठीक है, शेषवावस्था या बाल्यावस्था। देख, चाहे शेषावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे तो शेषावस्था है चाहे बाल्यावस्था में मानसिक चिंतन कैसे होता है। ये 2 चीजें बताई इसमें कि शेषव अवस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, उसमें बच्चा किस प्रकार का चिंतन करता है, किस प्रकार बच्चा सोचता है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था? ब्रूनर महोदय ने बताया। किसने बताया? ब्रूनर महोदय ने बताया था। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे। ये चीजें तो उसने बताई थी कि इन चीजों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। इन चीजों के बारे में, एक तो व्यावसायिकता के बारे में आप ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर गणित में प्रमेय। ये चीज भी किसकी देन है? ब्रूनर महोदय की। और तीसरी क्या है? मानसिक चिंतन। तीसरा क्या है? मानसिक चिंतन। और वो भी किस अवस्था में? शिशवावस्था और बाल्य अवस्था। ये चीजें किसने बताई थी?
ब्रूनर महोदय ने बताई थी। आप इन चीजों का ध्यान रखना। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, गणित में प्रमेय के रूप में, और मानसिक चिंतन वो किस अवस्था में, शैशव अवस्था है चाहे बाल्य अवस्था है, ये चीजें किसने बताई थी? ब्रूनर महोदय ने बताई। देखो, शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था में मानसिक चिंतन कैसे होता है, ये चीज किसने बताई? ब्रूनर महोदय ने बताई। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि शिक्षण सिद्धांत, जो ये सिद्धांत दिया, कौन सा? संरचनात्मक सिद्धांत जो दिया, ठीक है, ब्रूनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में विशेषताओं की बात करते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में जो संरचनात्मक सिद्धांत जो दिया, उसका शिक्षण क्षेत्र में क्या विशेष है कि ये आप जैसे मान लो ये सिद्धांत दे दिया संरचनात्मक सिद्धांत, अब इसका शिक्षा में कैसे लेके आए, बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करें, उसके बारे में बताया गया। देखो आगे, ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। देखो, ब्रूनर शिक्षण सिद्धांत की विशेषता, ब्रूनर सिद्धांत की विशेषता, ब्रूनर सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक चाहे कोई ज्ञान, एक निश्चित संरचना होती है कि ज्ञान, जैसे आपको कह दो बुद्धि के रूप में ले लो कि बुद्धि के अंदर अलग अलग पार्ट, उनका एक निश्चित टारगेट होता है कि ब्रूनर ने कहा कि प्रत्येक, ब्रूनर ब्रूनर ने कहा कि ब्रूनर ने क्या कहा कि प्रत्येक ज्ञान की, चाहे कोई भी ज्ञान है, प्रत्येक ज्ञान की, प्रत्येक ज्ञान की क्या होती है? निश्चित, क्या होता है? एक निश्चित होता है, निश्चित संरचना होती है, निश्चित संरचना होती है। क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। कैसी संरचना? निश्चित। कि ब्रूनर ने कहा कि प्रत्येक ज्ञान की क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। कि ब्रूनर ने कहा कि प्रत्येक ज्ञान, कि कोई भी ज्ञान है उसकी कोई ना कोई एक निश्चित संरचना जरूर होती है। कि जैसे अपने पढ़ रहे हैं, उसका भी अपने को ध्यान है कि इतना पढ़ेंगे तो इतना 40 मिनट, आपने सुना होगा कि मनोविज्ञान कहता है कि 40 मिनट पढ़ना चाहिए, फिर 5 मिनट का गैप लेना चाहिए। ये बताया, ये क्यों कहा कि 40 मिनट के बाद 5 मिनट का? क्योंकि अपने को पता है कि 40 मिनट के बाद में अपनी जो बुद्धि है, जो मस्तिष्क है, वो क्या करने लग जाएगा? थकान महसूस करने लग जाता है। तो आप 5 मिनट क्या कर सकते हो? नेक्स्ट। तो कहते हैं कि ज्ञान की एक क्या होती है? निश्चितता होती है, निश्चित संरचना, एक लिमिट होती है, वह उसी के अनुसार कार्य करता है। ये बात किसने बताई थी? ब्रूनर महोदय ने बताई थी। अब बात करते हैं आगे, 2 नंबर की चर्चा कर लेते हैं कि निश्चित संरचना होती है। मान ली बात कि बालक उस रचना के अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। कि अतः क्या कहना चाहते हैं कि जैसा भी बालक है, ठीक है, कि बालक को क्या, किसकी बात करें? ये कहते हैं कि बालक को उस रचना, उस संरचना से अवगत करवाना चाहिए। कराना, क्या करना चाहिए? कि उस रचना से क्या करना चाहिए? अवगत करवाना। अवगत कहने का मतलब यह है कि उस चीज को बताना चाहिए, उस चीज का बताने का प्रयास करना चाहिए, सही, या उस चीज का बताने का प्रयास करना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए। उस चीज का क्या करना चाहिए? उस चीज का बताने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। उस चीज का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। उस चीज का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और शिशु को जो अनुभूतियां होती हैं, और क्या बताना चाहते हैं वो, कि शिशु की जो अनुभूतियां हैं, कि अनुभूतियां
शिशु की जो अनुभूतियां हैं, कैसी अनुभूतियां, मानसिक रूप से, कि शिशु की जो अनुभूतियां हैं, किसकी बात करें कि शिशु की जो अनुभूतियां हैं मानसिक रूप से 3 तरीके बताए गए। शिशुओं की अनुभूतियों के लिए कितने, मानसिक रूप से 3 तरीके बताए। कितने तरीके, 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए कि शिशु ने अनुभूतियां मानसिक रूप से, कितने तरीके बताए कि किस प्रकार मानसिक रूप से वो तैयार रहता है, उसकी अनुभूतियां बताई। कितने तरीके बताए, मानसिक रूप से बच्चा किस प्रकार अनुभूतियां प्रस्तुत करता है, उसके लिए कितने तरीके बताए थे ब्रूनर महोदय ने, 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। ठीक है, शिशु की जो अनुभूतियां हैं मानसिक रूप से कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। अब बात कर लेते हैं 3 तरीके कौन कौन से, किसके बारे में चर्चा करेंगे, 3 तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से तरीके बताएगी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब 3 तरीके बताते हैं कि 3 तरीके कौन से बताए। पहला था सक्रियता। 3 तरीकों में मानसिक चिंतन के, मानसिक चिंतन के 3 तरीके, 3 तरीके कि मानसिक चिंतन के 3 तरीके कौन से बताए, उसके बारे में चर्चा कर ले। पहले आया सक्रियता। कौन सा, सक्रियता, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर की है सांकेतिक। किसकी है, सांकेतिक। किसकी, सांकेतिक। सक्रियता है, सक्रियता क्या होती है कि बच्चे के अंदर, आज जैसे बच्चा 0 से, जैसे 3 वर्ष की आयु का बच्चा है, शिशु है, उसकी जो अनुभूतियां हैं उसके द्वारा जो व्यक्त की जाती है, जैसे भूख लगने पर क्या मैंने बताया था, रोना, उसको क्या कर दिया, बोतल में दूध डाल के दे दिया तो वो चुप रह गया। उसकी सक्रियता को क्या कर दिया, उसको जैसे बोतल को फेंक देना, कोई खिलौना दे देना, तो उसकी वो क्या है, सक्रियता है। ठीक है। अब बात करें दृश्य प्रतिमा, कि कुछ दृश्य है, कोई मूर्त दृश्य उसने देख लिया, उसकी वो अभिव्यक्ति करने लग जाता है, वो देख के उसको खुश होने लग गया, ऐसी प्रति। सांकेतिक चिन्ह, जैसे 12 वर्ष की उम्र है तो वो इशारों से, सांकेतिक मतलब इशारे, उन चीजों को समझने लग जाता है, उसके बारे में बताया। तो कितनी चीज, सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिकता। अब इसकी उम्र देख लो, ये होती है 0 से 3 वर्ष, 3 माह है, 0 से 3 वर्ष। 3 वर्ष तक क्या रहे, बच्चे में क्या आ जाती है, सक्रियता आ जाती है। अब 3 से 12 वर्ष, 3 से 12 वर्ष तक वो मूर्त वस्तुओं को देखता है, उसकी क्या कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता है। और ये होता है सांकेतिकता, क्या आ जाती है 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद में ये चीजें आ जाती है। बात समझ में है कि सक्रियता है, चाहे दृश्य प्रतिमा है, चाहे सांकेतिकता है, ये 3 चीजें किसने बताई थी, ब्रूनर महोदय ने बताई। किसने बताई, ब्रूनर महोदय ने बताई। बात समझ में। अब ये तीनों चीजों के बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, सक्रियता है, चाहे दृश्य प्रतिमा है, चाहे सांकेतिकता है, इसकी सबसे पहले तो अपने को वर्ष ध्यान में रखने हैं। सक्रियता कब बताई ब्रूनर ने, 0 से 3 वर्ष। दृश्य प्रतिमा 3 से 12 वर्ष। और सांकेतिकता कब बताई, 12 वर्ष के बाद के बारे में बताई। बात समझ में आई। अब इनकी क्या करेंगे, इनमें बताऊंगा कि सक्रियता कैसे है, दृश्य प्रतिमा कैसे है, और सांकेतिकता कैसे है। तो
ये करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर कि सांकेतिकता क्या है, सक्रियता कैसे है और दृश्य प्रतिमा क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।